जैन स्टूडेंट है इसमें, जिसमें दो लोग अभी आए नहीं। उनका एक का तो केमिस्ट्री का अलग कोई ट्यूशन था शायद, कोलैप्स कर गया इस टाइम से। मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, अगर किसी को दोबारा देखना होगा, चाहिए होगा तो बताना मुझे, मैं उसको शेयर कर दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिनको दोबारा चाहिए होगा ये चीज़, मुझे वापस से ये लेक्चर देखना है तो बताना मुझे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। लेकिन ये पूरा डिफिनीशन नहीं है, ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक वायर है और वायर के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 10 एम्पियर का एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये वायर के अंदर 10 एम्पियर का करंट है और वायर जो है वो कैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रखा हुआ है, तो इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी है और उसके अंदर जो करंट है उसका एक मैग्नीट्यूड भी है 10 यूनिट का। ठीक है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ करंट की। करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी तो तुमने कहा था कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तो वेक्टर हो जाएगा। नहीं, वेक्टर के लिए कुछ और भी कंडीशन। ठीक है, ये पूरा कंडीशन नहीं है कि मैग्नीट्यूड अगर है सिर्फ डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्केलर के साथ एक और कंडीशन है, वेक्टर के साथ भी एक और कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन मैं अब लिखूंगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ऐड कैसे कर रहे हैं? एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। अगर हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। कहने का क्या मतलब है वो बता रहा हूं। देखो यहाँ ये वायर गया और ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक में चला गया 6 एम्पियर का करंट, तो दूसरे वाले ब्रांच में कितना जाएगा? 4 एम्पियर का करंट। हमने क्या किया? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, 4 + 6 10। सिंपल, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया था। 4 + 6 = 10। ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि ये 60 डिग्री पे ओरिएंटेड है या 90 डिग्री पे ओरिएंटेड। ऐसे अगर ये 10 एम्पियर का करंट आया और ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, ये 4 एम्पियर और ये 6 एम्पियर। तो यहाँ पे जैसे 6 एम्पियर का करंट इसमें गया, दूसरे वाले में हम 4 एम्पियर ही लिखेंगे, बचा हुआ करंट ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो सिंपल एडिशन हो रहा है, 6 + 4। 6 + 4, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि इसका ओरिएंटेशन 60 पे है कि 90 पे। ठीक है, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो ओनली, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, साथ में अगर वो अलजेब्रिक एडिशन हो रहा हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी अगर उसका एडिशन अलजेब्रिक एडिशन है, सिंपल एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन का मतलब सिंपल एडिशन, सिंपल अगर एडिशन हो रहा है तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर। ये करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जो उसका एडिशन हो रहा है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से हो रहा है, इसलिए ये दोनों होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी। यानी कि सिर्फ इन दोनों का होना, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का होना डिसाइड नहीं करेगा कि ये क्वांटिटी फैक्टर। फैक्टर होने के लिए भी एक एडिशनल कंडीशन है, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड एडेड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। क्या है लॉ वो बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, कि वो लॉ क्या होते हैं उसके ऊपर है, लेकिन जिसका एडिशन सिंपल नहीं हो, कैसे हो? पैरेललोग्राम लॉ से हो या फिर ट्रायंगल लॉ से हो। ठीक है, या फिर उसी को हम वेक्टर अलजेब्रा कह देते हैं। सिंपल अलजेब्रा नहीं होता है, वेक्टर अलजेब्रा से होता है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो जब हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो ये लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। ठीक है, those physical quantities which have magnitude as well as direction as well as
डायरेक्शन एंड एडेड अकॉर्डिंग टू, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इतना तो अभी करंट के पास भी था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट के पास भी था, लेकिन करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ उसको वो फॉलो नहीं करता। एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम क्या है, आते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि एक चीज तो क्लियर है, बाकी समझ में आया या नहीं है? ये चीज मुझे क्लियर हो गया, ये सिंपल एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, कुछ होता होगा, ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में कुछ होता होगा, आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ में आ गया, ये सिंपल एडिशन नहीं। ठीक है, ये एडिशन अलग टाइप का एडिशन। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो और जिसका एडिशन सिंपल एडिशन नहीं हो, 6+4 10 ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, 6+4 को ऐड करें, 3+4 को ऐड करें, 3+4 7, ऐसा नहीं हो रहा। हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है 3+4 ने ऐड किया और आया 5। ठीक है, आ रहा है 5। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है वो 5 दिख रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल हम देख रहे थे वो इंडिविजुअल हमें 3 और 4 दिख रहा था, लेकिन इफेक्ट जो है वो 5 के रूप में दिख रहा है। तो ये एडिशन सिंपल एडिशन नहीं, कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है वही चीज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आया कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ से ऐड होता हो, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि वेक्टर को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स। इससे एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके आगे डायरेक्शन लगा हुआ है, एरो, एरो से दिखाते हैं। ठीक है, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो कह सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट के साथ डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट का अपना एक लेंथ होता है। तो लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे अगर तुमने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना जरूरी। तो अगर किसी ने इसको कहा कि 5 मीटर ईस्ट, अब ये वेक्टर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसने डायरेक्शन लगा दिया। ठीक है, इसने कह दिया 5 मीटर वेस्ट, डायरेक्शन लगाया, वेक्टर हो गया। लेकिन 5 मीटर कुछ नहीं, ये वेक्टर नहीं। अगर हम सिर्फ किसी का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट का है तो 5 यूनिट ये नहीं बता रहा है कि वो किधर की तरफ, डायरेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं 5 यूनिट का। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि 5 यूनिट ईस्ट जाना है, तो पता है कि ईस्ट। तो ये एरो का हेड है। ठीक है, ये एरो हेड, ये बताता है डायरेक्शन को। ठीक है, इसको हम कहेंगे एरो हेड, हेड कहते हैं, या एरो हेड लिख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है टेल, इसको हम कहते हैं टेल, यहाँ से स्टार्ट लिया है। ठीक है, तो टेल और ये हेड। ठीक है, और जो इसका लेंथ है, लेंथ जो इसका है वो किस चीज को बताएगा, लेंथ बताएगा इसके मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, पूछा है कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा होगा, और जो डायरेक्शन है वो अवॉइड रहा होगा। ठीक है, तो वेक्टर को ऐसे represent करते हैं। इसका मतलब कि अगर कहीं पे वेक्टर लिखा हुआ होगा, ठीक है, अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करके मैं इधर में गया। ठीक है, ओ से स्टार्ट किया, मैं ए तक गया, तो मैं इसको प्रेजेंट करूंगा ऐसे, वेक्टर ओ ए। ठीक है, बुक्स के अंदर इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। बुक्स के अंदर क्या करते हैं, वो बोल्ड फेस लेटर से दिखाते हैं, ऐसे इसको बोल्ड कर देंगे, ओ और ए, बोल्ड फेस लेटर, एनसीईआरटी के अंदर यही, या अदर बुक्स में भी ऐसे ही ओ ए बोल्ड करके अगर लिख दिया तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, बाकी इस जगह से ये अगर देखोगे तो इसके ऊपर
अगर वो वेक्टर साइन नहीं देंगे तो इसी वेक्टर को देंगे बोल्ड फैसिलिटेटर, बोल्ड फैसिलिटेटर, बोल्ड फैसिलिटेटर से दिखाएंगे या फिर ओए लिख करके ऊपर में एरो दिखा देना है। हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बोल्ड बनाने के चक्कर में नहीं रहना है, सिर्फ ओए कोई वेक्टर करके और उसके ऊपर फैक्टर साइन दे देना है, एरो दे देना है। इसको अगर हमने कोई नाम दे दिया, सपोज दैट मैंने इसको नाम दे दिया स्मॉल ए, तो अगर इसको हम वेक्टर ग्रुप में दिखाते हैं तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ओए कहीं हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वेक्टर ए लिख दिया, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, या तो बोल्ड फैसिलिटेटर से, बुक्स के अंदर तुम्हें ऐसे दिखेगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे या फिर कोई नाम देकर के लिखेंगे, वेक्टर साइन देकर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक सब लोगों का क्लियर है? कोई डाउट है, दिमाग में कुछ चल रहा है तो बता दो, पूछ लो, कोई डाउट है? स्टार्ट हमने कहाँ से किया था कि फिजिक्स हमने पढ़ना शुरू किया है, तो फिजिक्स हमने जो डिफिनेशन दिया है इधर में, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। हम जो भी पढ़ेंगे नेचर में जो भी हो रहा होगा, हम सोचेंगे कि मेजर करेंगे, जैसे ये पेन गिरा, किस स्पीड से गिरा नीचे, कितना टाइम लगा इसको नीचे जाने में, तो हम मेजर करने की बात करते हैं। इससे ज्यादा फेस करना पड़ता है, क्वांटिटी में भी जाओगे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, वो इसके थ्रू देखते हैं कि तुम्हारा एप्लीकेशन, मतलब इन सब चीजों में तुम फिजिक्स लगा पाते हो या नहीं लगा पाते, ठीक है, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स के थ्रू वो चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा मैंने फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेजर किसको करेंगे, तो मेजर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत सारा आपस आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल, देखो फिजिक्स को तुम्हें, अगर फिजिक्स का सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिक्स किसका अच्छा होता है, फिजिक्स उसी का अच्छा होता है जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ये फिजिक्स का पहला रिक्वायरमेंट, ऑब्जर्वेशन तुम्हें बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो इसका रिक्वायरमेंट है वो है मैथमेटिकल टूल, ये अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली हम मेजर करने की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स आएगा, तो मैथमेटिकल टूल्स, अगर ये दो चीज तुम्हारा दुरुस्त है तो फिजिक्स में मजा आ जाएगा, ठीक है। तुम याद करो कि तुम्हें ज्यादातर प्रॉब्लम वहां पे होता था जब वर्ड प्रॉब्लम आते थे मैथ्स, क्योंकि उस सिचुएशन को तुम्हें एक इक्वेशन का फॉर्म देना पड़ता था खुद से, ठीक है, उस सिचुएशन को हमें इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म देना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं उसको, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना होता था। सीधा इक्वेशन लिख दिया फटाफट कर देते थे, लेकिन जब खुद से वर्ड प्रॉब्लम आते थे तो उसमें दिक्कत होती, इसमें पूरा का पूरा वही, पूरा फिजिक्स ही वर्ड प्रॉब्लम की तरह चलेगा। एक सिचुएशन दिया जाएगी, एक पार्टिकल है जो इधर से उधर जा रहा है, तुम्हें खुद से इमेजिन करना उसके अकॉर्डिंग क्या राइट इक्वेशन होगा, उसको चूज करना है और उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करके उसके आंसर तक पहुंचना है। क्या कुछ पूछ रहे थे, बताओ। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया अपने मन से, ओ ये मुझे दो जगह ओ भी लिखना पड़ा था, ए भी लिखना पड़ा था, मैंने इसको नाम दे दिया ए, तुम्हें मर्जी हो मैं इसका नाम दे दो पी, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। और तुमने पी लिख दिया तो मैं लिखूंगा ओ ए इक्वल टू पी, तो कम लिखना पड़ा मुझे, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ऐसे वेक्टर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और उसमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करने का रीजन बताया मैंने कि इसके पास जो मैग्नीट्यूड है, वो इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बता रहा है। इस तरह से कंप्लीट प्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का, इसलिए हम इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं, चलो अब आते हैं हम लोग
कि कितने टाइप का वेक्टर होगा। ठीक है, क्या वेक्टर, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गया कि प्रेजेंट कैसे करना। लेकिन पूरे फिजिक्स में मुझे कितने टाइप का फैक्टर सामना करने को मिलेगा, कितने टाइप का फैक्टर मिलेगा हमें रास्ते में। ठीक है, तो इस पूरे फिजिक्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हमें मिलने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन से मैंने भी पुल किया, और एक दूसरे पर्सन ने भी इसको 5 न्यूटन से पुल किया। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ये ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या कहेंगे? जीरो? नहीं। जीरो। हाँ, क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या बोलेंगे? अरे बोलो, घबराने का नहीं, गलत होगा ना, इतना क्यों सोचते हो तुम? क्या कहेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे जीरो। लेकिन ये क्या आंसर है? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, अगर मैंने तुमसे ये पूछा होता कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो तुम चिल्ला के बोलते कि क्या है ये, वेक्टर है। ये पता है ना अभी तक? हाँ, अगर मैं तुमसे पूछा होता कि बताओ ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो क्या कहते कि वेक्टर क्वांटिटी। फट से कहते कि वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुम वेक्टर कह रहे हो तो वेक्टर अभी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो तुमने मुझे बता दिया है कि जीरो है। डायरेक्शन किधर है? नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, स्पेसिफिक नहीं है, ये कहो कि स्पेसिफिक नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ कितना है, तो कहेंगे जीरो टुवर्ड्स ईस्ट। वेस्ट की तरफ कितना है, तो जीरो टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ की तरफ कितना है, जीरो टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, आर्बिट्ररी। लेकिन अगर मुझसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं तो उसको फैक्टर जवाब दूंगा आंसर। तो हमें एक फैक्टर की जरूरत है अभी, एक ऐसा फैक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं हो और उसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं हो। ऐसे वेक्टर को कहा गया नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर का नाम क्या है? नल वेक्टर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा, ऊपर में हेडिंग अगर लिखना हो तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और पहला वेक्टर जो हमें मिला वो मिला नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और डायरेक्शन हो आर्बिट्ररी, स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड और डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं है इसका डायरेक्शन, तो कैसा डायरेक्शन? इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड होता है इसका जीरो। देखो वहां पे मैंने लिख दिया अच्छे से नोट्स के अंदर, यहाँ पे मैं उधर पे इतना डिटेल वैसे नहीं लिखूंगा। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? जीरो। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है इसका? आर्बिट्ररी। ठीक है, इसको और कोई मुझे कहेगा कि एक्सप्लोर करो इसको, आर्बिट्ररी का क्या मतलब है इधर में, तो मैं कहूंगा स्पेसिफिक नहीं, नॉट स्पेसिफिक। जिधर पूछा जाएगा उधर का ही ये डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये जिधर पूछा जाएगा उधर का ही डायरेक्शन ये ले लेने वाला, इसलिए इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। ईस्ट की तरफ पूछा जाएगा तो कहूंगा जीरो टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट की तरफ पूछा जाएगा तो कहूंगा जीरो टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसलिए अब पूछोगे कि इसका जरूरत क्यों है, तो जरूरत है अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 5 न्यूटन का किसी ने एक तरफ लगाया, दूसरी तरफ से 5 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट है तो वो फैक्टर क्वांटिटी, उसको हम फैक्टर से प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें लाना पड़ा इसको। ऐसे वर्मा में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नल फैक्टर? जब इसके पास डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो क्या जरूरत है इसको पढ़ने का? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नल फैक्टर, ये क्वेश्चन है वहां पे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ पे है? तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब दो फैक्टर को हम ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा है। ठीक है, दो फैक्टर, दो, एक फोर्स लगाया दूसरा फोर्स लगाया, दो फोर्स, फोर्स का क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, और दो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। मतलब पूछा जा रहा है अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट या पूछा जा रहा है नेट फोर्स पूछा जा रहा है, तो उस नेट फोर्स को हम कहेंगे जीरो है, तो जीरो किधर की तरफ? ठीक है, तो उसके लिए ऐसे वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए नल वेक्टर की जरूरत है। डिफाइन कर दिया,
यहाँ पे जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसमें कि नल वेक्टर, तो चलो ठीक है। अब एक और वेक्टर आता है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इनवाइट किया ठीक है, कि तुम अपने घर से 5 किलोमीटर पे आ जाना, मेरा घर है, पहुंच जाओगे? अरे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि आज तक तुम गए नहीं हो उसके घर, ठीक है, कंडीशन है यहाँ। और तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि आज मेरे घर पे है, मैं डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, और अपने घर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाना, पहुंच जाओगे? पूछ रहा है कि कैसे पहुंचेंगे सर, डायरेक्शन तो बताए नहीं। बिल्कुल सही, डायरेक्शन तो बोला ही नहीं, 5 किलोमीटर इधर जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, किधर जाना है? ठीक है, लेकिन जैसे उसने कह दिया कि तुम अपने घर से 5 किलोमीटर ओरिजेंटल से 37 डिग्री पे आ जाना, ठीक है, तब तो पहुंच जाओगे ना। ओरिजेंटल मतलब ये, और उससे 37 मतलब ये वाला, इसके लंब तुम्हें जाना है 5 किलोमीटर पे, उसका घर है ये रहा। कुछ भी लेके बैठना पड़ेगा, मतलब चले जाओगे ना, एक चांस तो है कि हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक चांस है, पॉसिबिलिटी है कि चलो ठीक है, उसमें जो था उससे तो बेटर अभी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, एक और डिस्क्रिप्शन इसका हो सकता है, वो ऐसा बोलेगा तुम्हें कि तुम अपने घर से निकलो सीधा स्ट्रेट, ठीक है, 4 किलोमीटर पे जा, और उसके जाने के बाद टर्न लेना, 3 किलोमीटर और जाना, तभी पहुंच जाओ। 4 किलोमीटर तक आए तुम यहाँ पे अपने घर से स्ट्रेट, और उसके बाद चले गए तुम 3 किलोमीटर और, कहाँ से? लेफ्ट टर्न लेकर, जा रहे हो ना, लेफ्ट टर्न इधर वाला हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट टर्न लिया ऐसे, 3 किलोमीटर और गए, तो पहुंच गए हम यहाँ। क्लियर? पहुंच गए हम कहाँ पे? तो जो उसका लोकेशन था घर, वहां पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके घर तक पहुंचने के लिए पहला चीज, सीधा 5 किलोमीटर सफिशियंट नहीं था। क्या जरूरी था? उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसके साथ साथ डायरेक्शन जरूरी था। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मुझे जाना है, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, इस चीज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आने वाला है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहेंगे। दूसरा, तो इसके लिए मुझे जरूरत क्या था? एक मैग्नीट्यूड चाहिए था, और मुझे दूसरा एंगल चाहिए था। एक एक वे है ये, यहाँ तक जाने के लिए। आर मैं कह रहा हूँ इसके मैग्नीट्यूड को, आर किसको कह रहा हूँ? मैं इसके लेंथ को आर कह रहा हूँ, आर चाहिए था मुझे, और ये एंगल चाहिए था मुझे, आर और थीटा। तो इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म। अगर आर और थीटा के टर्म में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो ऐसे को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म भी होता है, वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म किसको कहते हैं? तो मुझे यह कहा गया कि तुम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाओ 4 यूनिट, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाओ 3 यूनिट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट, 4 यूनिट, और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट। ठीक है, तो जब एक्स और वाई के टर्म में हम लिख रहे हैं, तो याद होगा तुम्हें इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, कार्टेशियन ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये एक्स और वाई के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्लेन में। अगर मुझे कोई पॉइंट दिया जाएगा ऐसे एक्स और वाई के फॉर्म में, तो मैं एग्जैक्टली किस रेफरेंस के रिस्पेक्ट हम यहाँ से पहुंच सकते हैं। एक्स के लॉन्ग चलेंगे उतना यूनिट, वाई के लॉन्ग चलेंगे उतना यूनिट। जैसे 3,4 कह दिया है, 4,3 कह दिया, तो यहाँ पे 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो उसी तरह से किसी वेक्टर को, ठीक है, वेक्टर का रिक्वायरमेंट कितना है? दो रिक्वायरमेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरा डायरेक्शन चाहिए। तो हम उसको दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक है जहां पे हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बता रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं कि ये पोलर फॉर्म में अगर गिवन है, तो हम जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हम क्या कहेंगे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है कि एक्स के लॉन्ग कितना जाना है, वाई के लॉन्ग कितना जाना है, तब भी हम जा सकते
यानी इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किधर की तरफ, ये किधर की तरफ जाना पड़ा है, ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट वाली डायरेक्शन को यहाँ पे मान लिया गया है आई कैप, कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन को बताना था मुझे, ठीक है। तो ये नाम रख दिया मैंने आई कैप। पूछोगे कि आई कैप क्या है, तो मैं कहूँगा आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम आई कैप कहते हैं। और यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। जैसे तुम्हें ये लिखेगा आई कैप, मैं लिखूंगा 5 आई कैप, तुम्हें क्या समझना है कि 5 यूनिट जाना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग या ईस्ट के लॉन्ग, ठीक है। मैंने लिख दिया 3 माइनस 3 आई कैप, तुम्हें ये समझना है कि अच्छा ये वाला माइनस साइन प्लस या माइनस साइन डायरेक्शन को देना है हमेशा 3, और ये माइनस आई ऐसे लिखना है। तुम्हें सोचना अच्छा माइनस आई है यानी कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है, 3 यूनिट मुझे वेस्ट की तरफ जाना है। तो ये यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये जब ये तीन जब चीज लिखते हैं तो जब से आप पूछ ये मत पूछते कि ये कहाँ से है, तुम्हारा नाम किसने रखा होगा बुलाने के लिए। तो इस वाले रिएक्शन को हमने आई कैप नाम दे दिया, इस वाले रिएक्शन को हमने जे कैप नाम दे दिया। और एक वर्टिकली अपवर्ड या इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अपवर्ड है उसको हम कहेंगे के कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यूनिट वेक्टर, फिलहाल मुझे जरूरत है किसकी, यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर अगर मुझे पता होगा तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूँ कि 4 यूनिट जाना है आई कैप के लॉन्ग और फिर 3 यूनिट जाना है जे कैप के लॉन्ग, ठीक है। तो आई और जे आया यहाँ पे, ठीक है। तो आई और जे को हमने कहा यूनिट वेक्टर। तो पहले हमने नल वेक्टर को डिफाइन किया, दूसरी बार हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ही नहीं बहुत सारा वेक्टर्स हो सकता है। वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड यानी इसका हम मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो 1 यूनिट आए, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। क्या नाम दिया, आई कैप। निगेटिव एक्स एक्सिस में अगर जाएंगे माइनस एक्स के लॉन्ग तो कहेंगे माइनस आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई, निगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस जेड इज माइनस के कैप। ऐसे अगर वो लिखेंगे तो हमें अपने मन से आई कैप जे कैप दे देना है। अगर वो कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर एक्स एक्सिस पे लॉन्ग गया है तो मैं उसके उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को 5 आई कैप लिख करके दिखाऊंगा। 5 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है और आई जो यूनिट फैक्टर मैंने लगाया है वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को बताने के लिए लगाया है, ठीक है। तो 5 आई कैप अगर कहीं पे मैंने लिखा है इसका मतलब कि वो 5 यूनिट हमें एक्स एक्सिस पे लॉन्ग जाना है, ठीक है। यहाँ तक इसके जेड अलावा भी एक्सिस हम कहाँ हो होता सकता है है? क्वेश्चन। हाँ हाँ, किसका कोई क्वेश्चन है, क्या है बोलो। जेड एक्सिस कहाँ होगा? जेड एक्सिस कहाँ, चलो ठीक है आते हैं उसके ऊपर, मैं उसी के ऊपर आ रहा था, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा, देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। चलो मेरे हाथ में ये एक बुक है, ठीक है। इसको मैंने एक प्लेन बना दिया है, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये जो लाइन है और इसके पैरेलल ये हो गया एक्स एक्सिस। और ये जो इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो है 3 डायमेंशन में इसको हम कहेंगे जेड एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला जो एक्सिस है 3 डायमेंशन में अगर देखेंगे तो क्यूब बना करके हमें सोचना पड़ेगा, एक लेंथ के लॉन्ग, एक विड्थ के लॉन्ग, एक हाइट के लॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे एक्सेस सिलेक्ट होगा। क्लियर है, नियति का क्वेश्चन था, किसका था ये क्वेश्चन, हाँ। क्लियर है, ठीक है। मैं आने वाला हूँ इसके ऊपर। तो अगर वो ऐसे ईस्ट वेस्ट यूज करते हैं तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ईस्ट का मतलब होता है माइनस आई कैप, सॉरी आई कैप, और वेस्ट का मतलब होता है माइनस आई कैप, ठीक है। अगर वो ईस्ट लिखेंगे तुम लिखो माइनस आई कैप, अगर वो कहेंगे 5 यूनिट वेस्ट की तरफ गया तुम लिखो 5 माइनस 5 आई कैप, ऐसे लिख दो बस, काम खत्म हो गया। प्रेजेंटेशन ये बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, 5 यूनिट किधर जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने नॉर्थ कहा तो तुम लिखो जे कैप, अगर उन्होंने साउथ कहा तुम लिखो माइनस जे कैप। अगर उन्होंने कहा कि वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, इसको मैंने कहा
इसको मैंने कहा नॉर्थ, पीछे वाले को कहा साउथ, इधर वाले को कहा ईस्ट, इधर वाले को कहा वेस्ट। इसको मैं कह रहा हूँ वर्टिकली क्या, वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड नहीं, अपवर्ड से कंफ्यूजन होता है, अपवर्ड तो ये भी है, कोई कहेगा ये भी अपवर्ड है, लेकिन जब वर्टिकली अपवर्ड कहते हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की तरफ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ अगर तुम ठीक है, तो अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तुम्हारी तरफ जो आ रहा है वो वाला डायरेक्शन के कैप है, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज माइनस के कैप। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा इधर में लिख लो ऐसे, ईस्ट का मतलब हो गया आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर देते हैं। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाओ क्योंकि क्लास चल रहे हैं। ठीक है, ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, वेस्ट में क्या कहूंगा मैंने, माइनस आई कैप। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ को मैं क्या कहूंगा, जे कैप, और साउथ को क्या कहूंगा, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड क्या लिखूंगा, जे कैप, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस के कैप। इसको भी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, उसको अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर माइनस के कैप। हाँ, आउटसाइड द पेज, आउटसाइड द प्लेन के कैप, इनसाइड द प्लेन माइनस के कैप। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, बताओ जल्दी, कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर के बाद आगे हम कहाँ पे, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का, तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, लिखते हम कैसे, तो ऐसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे तो एक कोई यूनिट वेक्टर है तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको हम कहते हैं ए कैप, क्या बोलते हैं, ए कैप, ए कैप, इसको कहेंगे ए कैप। कैप आता है यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा कि 5 यूनिट तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है, 5 यूनिट ईस्ट की तरफ, तो तुम ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना कि ऐसे लिखोगे, हाँ, 5 मीटर आई कैप। ठीक है, या ऐसे लिखोगे, दोनों एक ही बात है ना, 5 मीटर। तो ठीक है, ऐसे लिखो 5 मीटर किसके अलाउंस। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये कहा कि बताओ इसमें 5 यूनिट से डिवाइड कर देना है, 5 मीटर से डिवाइड कर देना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो 5 से अगर हमने डिवाइड कर दिया, ये क्या बचा इसके अंदर, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी फैक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट का था, 5 यूनिट का, मैंने क्या किया, ये 5 आई कैप में 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो बचा मेरे पास वो यूनिट वेक्टर बचा। और यूनिट वेक्टर को पहचानने का तरीका क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। अब बहुत सारा इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा कि जैसे तुम्हारे दोस्त ने बुलाया था, क्या कहा कि 4 यूनिट आना वे ईस्ट की तरफ, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो तुमने ऐसे लिख दिया वेक्टर को, जैसा बुलाया गया है कि 4 यूनिट किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, और उसके बाद 3 यूनिट वहां से लेफ्ट टर्न लेना है यानी कि नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया कि चलो इस वाले में, यहाँ ये मेरा घर, यहाँ से मैं 4 किलोमीटर गया, उसके बाद 3 किलोमीटर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। ठीक है, ये 4 और ये 3, ये आई कैप और ये जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहुंच गया, क्लियर। तो इसको मैंने लिखा है, तो से मैं ए तक पहुंचा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ओ ए इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3। ठीक है, और एक सिचुएशन मुझे दिया गया, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि तुम 4 किलोमीटर आओ अपने घर से सीधा स्ट्रेट ईस्ट की तरफ, और उसके बाद
परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेना इधर नॉर्थ की तरफ, और 3 यूनिट आना है, 3 किलोमीटर आना है। तो उसके इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया। मैंने अपने पेपर पे ऐसा लिखा कि अच्छा मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं ओ ठीक है, और उसका 3 किलोमीटर ईस्ट बुलाया तो 4 किलोमीटर ईस्ट बुलाया तो मैं लिखूंगा 4i कैप 3j कैप। मेरे दिमाग में ये है कि अच्छा मुझे ऐसे जाना है। ठीक है, अब इसके जब मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका लेंथ। बता दिया मैंने कि वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है लेंथ भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे इसका? अगर तुम्हें कोई ऐसे दे रखा हो यहाँ पे, अब बेसिक मैथ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जितना इंफॉर्मेशन मुझे फिजिक्स ग्रुप में चाहिए था मैंने लिख दिया कि मुझे आई कैप जे कैप का मतलब समझ में आ चुका है, और जैसा मुझे बुलाया गया था कि ईस्ट की तरफ आना है फिर नॉर्थ की तरफ आना है, मैंने आई और जे कैप के रूप में लिख दिया। इसका जो कहा गया था वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ। तो अब इसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स यूज करूंगा। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है कि अच्छा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। मुझे इसका लेंथ पूछा गया है, तो ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका कितना हुआ 5 यूनिट। अगर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड को ऐसे हम दिखाते हैं वेक्टर हुए और उसको मॉड के अंदर डाल दिया। मॉड के अंदर डाल देने का मतलब होता है सिर्फ इसका लेंथ बताओ, प्रेजेंटेशन है ये, ठीक जाओ। ठीक है, तो इसका लेंथ बताना है तो क्या करेंगे, इसका ही लेंथ बताना है हमें, ये वाला लेंथ ओ से ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे 3 का 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड आया वो 5 यूनिट आया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं ऐसे लिखूंगा 4i कैप डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 5। मैंने क्या किया, पूरे वेक्टर में जैसा डिफाइन किया गया था, ये अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उस वेक्टर को जो मैंने लिखा था यहाँ पे उसको मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया। लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ऐसा वेक्टर गिरा। अब मुझे जस्टिफाई करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन तो मैंने लिख दिया, लेकिन उस डिफिनेशन में एक और भी बात बताया गया कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता है, या आई कंपोनेंट का जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, जे कंपोनेंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो रूट के अंदर में, तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। तो निकाल के देखते हैं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है। देखने में तो लग रहा है यूनिट वेक्टर, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हुआ 16/25 प्लस 9/25 अंडर रूट, ये कितना हो चुका है 25, और ऊपर में भी 16 प्लस 9 25, 25/25 अंडर रूट क्या आ गया 1 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया 1 यूनिट। इसका मतलब इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर हम लिख सकते हैं, एक दो नहीं, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर बोलो, मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके उसके यूनिट वेक्टर बनाता हूं। तुमने मुझे कहा कि 3i ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा बोल दिया तुमने मुझे एक वेक्टर। मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला पहले, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड जब इसका निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस वाले कितना हुआ ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 कितना हुआ 8 प्लस 9 17, रूट 17। अगर मैं सब में रूट 17 से डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2i कैप बाई रूट 17 प्लस 3j कैप बाई रूट 17 प्लस 2k कैप बाई रूट 17, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को सब में डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो एक दो नहीं, हम इन यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है? तो यूनिट वेक्टर का काम एक ही है, दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से। यूनिट वेक्टर का क्या काम है? यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही काम, एक ही काम उसका साइन किया गया है कि तुम्हें डायरेक्शन बताना है। समझ में आया है? तो आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे फ्रेंड ने बुलाया होता है कि इसके डायरेक्शन में, ये जो उसके घर के डायरेक्शन तुम 1 यूनिट आओ, कि मैं भी अपने घर से आ रहा हूँ तुम भी आओ
और तुम अपने घर से 1 मिनट पे जब पहुंचोगे उस रास्ते में तुम्हें मिल जाऊंगा तुम। तो तुम्हें उसने इस रास्ते पर बताया है, इस रास्ते पर बुलाया है कितना, 1 यूनिट। तुम्हें इस रास्ते पर बुलाया गया 1 यूनिट। तो इस रास्ते पर 1 यूनिट मतलब वो पहले डायरेक्शन तो निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे, ये रहा इसका डायरेक्शन, ओ से का यूनिट डायरेक्शन ये। तो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी, इधर में भी हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ भी हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आगे इसकी जरूरत, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का काम है। अब देखो यूनिट वेक्टर का जरूरत कहाँ पे पड़ेगा तुम्हें, ये तो जरूरत नहीं, चलो ठीक है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया। आई कैप जे कैप के कैप भी पढ़ लिया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम आई कैप कहते हैं, जे कैप कहते हैं, के कैप कहते हैं, वो भी पढ़ लिए। फिर ये जनरल जो यूनिट वेक्टर निकालने उसकी क्या जरूरत है। अब सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने ऐसे लिखा कि एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है ऐसा, 2i कैप प्लस जे कैप, ये एक वेक्टर, ठीक है। इसके डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हें 10 यूनिट का एक फोर्स लिखना है। इस वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हें 10 यूनिट का एक फोर्स लगाना है। तो उस फोर्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे। 10 यूनिट का समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है 10 यूनिट कह रहे हैं तो 10 न्यूटन, चलो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स। लेकिन कहा गया मुझे कि इसके डायरेक्शन में, ये एक फैक्टर दे दिया उन्होंने, और कहा कि इस डायरेक्शन में तुम्हें 10 यूनिट का फोर्स लगाना है, लेकिन तुम्हें इस डायरेक्शन में लगाना है। अब उस फैक्टर को हम, उस फोर्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो मैंने ये नोटिस किया यहाँ पे, अच्छा ये जो पोजिशन फैक्टर दिया मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए दिया, डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में मुझे लगाना है। तो डायरेक्शन, जब सिर्फ मुझे इसके डायरेक्शन से मतलब होगा तो मैं उसको ऐसे नहीं रहने दूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा इसको यूनिट वेक्टर में। ठीक है, मैंने इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, आर कैप इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा है ऐसे, 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और 4 + 1 5 √5। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 2√5i कैप प्लस j√5 j/√5। ठीक है, ये यूनिट फैक्टर देख सकते हैं इसका, मैंने क्या किया, फैक्टर डिवाइडेड मैग्नीट्यूड करा, तो ये यूनिट फैक्टर। अब भी इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है, इसका काम क्या है। अब मुझे एक ऐसा फैक्टर लिखना है, एक ऐसा फोर्स लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, तो मैं ऐसे लिखूंगा, अब मुझे मिल चुका है, अब टेंशन मेरा खत्म है। फोर्स एफ इक्वल टू क्या लिखूंगा, 10, मैग्नीट्यूड इसका ले लिया, डायरेक्शन इसका ले लिया, काम खत्म। इसका डायरेक्शन मैंने उठा कर रख दिया, 2√5i कैप प्लस j/√5, ठीक है, कैप/√5। ये बन चुका है यूनिट वेक्टर। हाँ सर, ये बन चुका है फोर्स 10 यूनिट का इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब देख सकते हैं इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालो 10 ही आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 10 आएगा, लेकिन ये आगे जैकब क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाना है। क्लियर हुआ सब लोग का यूनिट वेक्टर क्यों पा रहे थे हम। अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग, हाँ सर। इतना लोग बैठा हुआ है मतलब और बोलने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, समझ में आया कि यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्लियर, हाँ सर। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। नहीं। नहीं, आरुषि कोई क्वेश्चन है, नहीं सर। मेरा कोई क्वेश्चन है, लावण्या कोई नहीं। क्वेश्चन है। नहीं सर। चलो ठीक, बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछना, बताना इधर में कि कोई भी डाउट अगर है, या क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या कर रहे हैं। आई क्या का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आई क्या जो हमने लिया था वो यूनिट वेक्टर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में था, एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन सिर्फ
क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या आई कैप जे कैप और के कैप बिलोंगिंग यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, तो आंसर होगा नहीं। ये आई कैप जे कैप के कैप बिलोंगिंग यूनिट वेक्टर डिफाइंड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ें। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने देख लिया, पहला देखा हमने नल वेक्टर। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने अभी तक दो वेक्टर देखा। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं था लेकिन इसका सिग्निफिकेंस है, मैंने बता दिया, डिस्कस कर दिया। दूसरा हमने देखा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं तीसरा, कोप्लेनर वेक्टर। देखो ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, नोट्स में ऑर्डर इधर उधर होगा, लेकिन सारे वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे। कोप्लेनर वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में, मतलब इस बोर्ड में मैंने जितने सारे वेक्टर ड्रॉ किए हैं ये सब के सब कोप्लेनर, जो भी ड्रॉ करूंगा इसमें एक ही प्लेन में। ठीक है, ये जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक ही प्लेन में, लेकिन सोच के देखना इधर में। मैंने यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी है क्या, दिखाओ। नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है, चलो। मेरे पास ये एक प्लेन है, ठीक है, और दूसरा ये वाला प्लेन, एक ये वाला प्लेन, एक है ये वाला प्लेन। ठीक है, एक इस वाले प्लेन में और दूसरा इस वाले प्लेन। इसमें जो भी फैक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे कॉपी पे तुम लोग लिख रहे हैं जो भी है एक प्लेन में, लेकिन उसी पेज को ऐसे कर दिया, ये दूसरा प्लेन, ये दूसरा प्लेन, मतलब इसको अगर मैंने नाम दे दिया ऐसे, चलो इसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे दिखाने का। ठीक है, हम्म 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 हम्म। एक ये वाला प्लेन है, दिख रहा है, तुमको नाम दिया ये एक्स एक्सिस, इस वाले को नाम दे दिया तुमने वाई एक्सिस, और इस वाले को नाम दे दिया तुमने जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक ये वाला प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, दिख रहा है, ये एक एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन है जो कि वाई और जेड में, ये वाला प्लेन, ये वाई जेड प्लेन। ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है और दूसरा कौन सा है, वाई जेड प्लेन। तो इसमें जो भी वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा, कौन सा, इसमें, इसके अंदर मैं जो भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसके अंदर, इसके अंदर मैं जो भी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब एक ही प्लेन में। लेकिन जब मैं इस प्लेन में चला आया, ठीक है, यहाँ पे, तो ये दोनों वेक्टर नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। इसमें जितने सारे फैक्टर है मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी। ए बी सी कैसे है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। और ये जो डी और ई है वो दूसरे प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में। ठीक है, तो एक को, इन दोनों को डी, और अगर ए को मुझे कंपेयर करना पड़े तो मैं कहूंगा कि डी और ए नॉन प्लेनर वेक्टर। ठीक है, जबकि डी और बी को डी और ई को कंपेयर करना पड़ेगा तो मैं कहूंगा दोनों कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? तो कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन, वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन, एक ही प्लेन में अगर है तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो उसको हम कहेंगे नॉन प्लेनर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट प्लेन, तो ये हो गए नॉन प्लेनर वेक्टर। इसके अलावा इक्वल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, सबके ऊपर आते हैं। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। ये दोनों के दोनों किसमें है, ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ये दोनों का वेक्टर पैरेलल वेक्टर है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ,
मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए। फैक्टर्स हैविंग सेम सेंस ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, फैक्टर्स हैविंग सेम ओरिएंटेशन, सेम डायरेक्शन कर दो ज्यादा। फैक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो हम इसको कहेंगे कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। लेकिन इसी में अगर इसके मैग्नीट्यूड को भी हम इक्वल कर देते हैं तब ये बन जाता है इक्वल वेक्टर। ध्यान रखना इधर में, पैरेलल वेक्टर अलग चीज है, इक्वल वेक्टर अलग। इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन एंड सेम, मतलब लेंथ भी इक्वल होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, ऐसा। ठीक है, ये वेक्टर, और इसी को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ, ये वेक्टर, सेम वेक्टर। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। सेम वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब ये एक ही लाइन में रखो या फिर डिफरेंट लाइन में रखो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि इक्वल वेक्टर, मतलब पैरेलल भी होना चाहिए। और साथ में इसमें पैरेलल में कंडीशन क्या था, ओरिएंटेशन सेम था। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इक्वल वेक्टर जब हम कहते हैं तो उस केस में मैग्नीट्यूड का इक्वल होना इसेंशियल कंडीशन है। सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ, सेम लेंथ का होना चाहिए। सेम डायरेक्शन यहाँ पे था, सिर्फ सेम पैरेलल वेक्टर के। ठीक है, उसी तरह से लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर किसको कहते हैं? अब लाइक वेक्टर में पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों आ जाता है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। इसको हम कहते हैं लाइक वेक्टर। ठीक है, कैटेगराइज कर देते हैं। आते हैं हम लोग किसमें, निगेटिव वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं निगेटिव वेक्टर। ठीक है, ऐसे वेक्टर को कह रहे हैं निगेटिव वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है इधर में, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना। ठीक है, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें, पोजीशन वेक्टर। चलो, इससे पहले एक इक्वल वेक्टर बता चुका हूं, तो फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर
इस वेक्टर को अगर मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, कहीं पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम, तो ऐसा वेक्टर फ्री वेक्टर होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में इक्वल वेक्टर का एक पार्ट है और इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी। इसको मैं यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, इक्वल मैग्नीट्यूड का। पैरेलल ही होना चाहिए, ध्यान रखना है, पैरेलल ही होना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो फैक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करके ले जाते हैं, ये एक वेक्टर था, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। सर और जब हम उसको हाँ, बोलो, कुछ पूछना सर चाह रही बीच तुम। में आपकी वीडियो पॉज हो गई थी, तो एक बार बता दीजिए आपने क्या बोला। मैंने कहा कि अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ये इक्वल वेक्टर ही है। तो वेक्टर को हम अगर शिफ्ट करना अच्छा। होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर को अगर हम पैरेलली शिफ्ट करते ठीक हैं है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हुए, ये उसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा नहीं करना है, उसके मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए अगर हमने उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसको हम फ्री ठीक है। वेक्टर कहते हैं। और जब हम उसको किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन दे देते हैं तो तब उसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने इस रेफरेंस फ्रेम के साथ ज्वाइन कर दिया, अब ये पोजीशन बन चुका है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहा है इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तब इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, क्या नाम देंगे, पोजीशन वेक्टर। अब कोई इसी रेफरेंस फ्रेम में यहां से यहां चला गया, ध्यान देना इधर में, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये एक वेक्टर है, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, ये दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो इस वाले को हम कह रहे फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, इस वाले को हम कह रहे सेकंड पोजीशन वेक्टर। और जब हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी चले गए, ए से बी चले गए, तो ए वाले पोजीशन को ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, बी वाले पोजीशन को ऑरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये दोनों आपस में पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर R1, बी का पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, अगर इसको हम R से लिखते हैं, किसको, इसको हम अगर R से लिखते हैं तो इस R को हम लोग क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। कैसे आएगा ये R2 माइनस R1, तो हम डिस्कस करेंगे किसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में जब जाएंगे तब हम लोग वो R2 माइनस R1 कैसे आया डिस्कस करेंगे उधर। अभी हमें सिर्फ इतना जाना है कि पोजीशन वेक्टर जब कहेंगे किसी भी पॉइंट को जब एक रेफरेंस फ्रेम के साथ हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो फिक्स हो गया है। ठीक है, तब इसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक पॉइंट को ऑरिजिन से फिक्स किया, दूसरे पॉइंट को भी ऑरिजिन से फिक्स किया, ये दो पोजीशन वेक्टर मिल गया, दो पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस चीज को हम कह रहे हैं, ए से बी जाने को हम कह रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, नोट्स में देख लेना क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि कितने टाइप के वेक्टर होता है। ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, क्या क्या नाम हो सकता है वेक्टर का। ठीक है, अब अगर हमें आएगा यूनिट वेक्टर तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आया है। क्या ये सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप हो सकता है, तो कहेंगे नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलो। हाँ सर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड कैसे करना है, तो वेक्टर को ऐड करते हैं हम हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पे है इधर में कहीं पे बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमें रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड करके अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको हमें पैरेलली शिफ्ट करना है, क्योंकि हम वेक्टर को हमें चेंज करना नहीं है। ठीक है,
तो इसी को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, पहले यहाँ पे लेके आए, फिर हमने और पीछे शिफ्ट कर दिया इसको। यानी कि इसी को हम शिफ्ट करते हुए कहाँ पे लेकर के आए, ये वेक्टर ऐसे था, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया नीचे, मैंने इसको भी शिफ्ट कर दिया नीचे। लेकिन हमें कैसे शिफ्ट करना है, इस तरह से शिफ्ट करना है कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल आए, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन कहते हैं इसका, टेल है यहाँ। ठीक है, अब इनिशियल से फाइनल को मिला देना है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इनिशियल से। ठीक है, यानी कि अगर दो वेक्टर हमें दे रखा हो और तब तुम्हें पूछे कि इसको वेक्टर अलजेब्रा से ऐड करो, तो वेक्टर अलजेब्रा क्या कहता है कि एक के हेड के ऊपर दूसरे के टेल को लाना है। और हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि अगर हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, इक्वल ही रहता है। तो बी अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो क्या गलत किया है, कुछ हुआ क्या गलत? हाँ, नहीं। और फिर मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अगर फैक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो फैक्टर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कह दिया है ये a प्लस बी। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब आएंगे इसके कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेशन आसान है, जो तुमने पढ़ा है कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर से डालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल का ट्रायंगल का हम लोग हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन जानते हैं, उसी तरह से करेंगे। लेकिन जो एडिशन करना है हमें, वो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, ये मेथड है। ठीक है, मान लो कि तीन बी सी, और इस तीनों वेक्टर को मैं कह रहा हूँ कि ऐड करके रिजल्टेंट निकालो कि तीनों का इफेक्ट क्या होगा। तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ए को हमने ला दिया, बी के टेल को ए के हेड के ऊपर लाना है। ठीक है, ये बी को लिख दिया मैंने। अब इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे पैरेलली, तो यहाँ पे हम सी को रखें, यहाँ पे हम लोग सी को रखेंगे, ए बी सी, और इनिशियल से फाइनल को मिला देंगे, दिस वन इज रिजल्टेंट। ठीक है, ए बी एंड सी, दिस इनिशियल से फाइनल एडिशन इज रिजल्टेंट। ठीक है, चलो, ये हम लोग एडिशनल फैक्टर, ये देखिए, इससे ज्यादा भी फैक्टर हो सकता है। तो एक से जब दो
वेक्टर को ऐड हम लोग कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, जिसको हमने ट्रायंगल लॉ कहा था वो यही है, एक के हेड के ऊपर दूसरे के टेल को रखा और इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दिया। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल लॉ। इसको हम कह रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अगर है, तीन को ऐड करें ऐसे, तो इसको हम कह रहे हैं पॉलीगन लॉ। ठीक है, ये भी वैसा ही है, हेड टेल कॉम्बिनेशन ही करना है, लेकिन इसमें दो से ज्यादा है इसलिए, और दो से ज्यादा जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल तो नहीं कहते, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं पॉलीगन लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम कब कहते हैं, जब यहाँ पे एक वेक्टर है और इस वेक्टर को तुमने यहाँ पे शिफ्ट ना करके पीछे शिफ्ट कर दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया ऐसे, इसको मैं ले आया पीछे और इसको मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, हो गया ना पैरेलल शिफ्ट। तो पैरेलल से यहाँ पे क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। इस वेक्टर का पीछे शिफ्ट किया पैरेलल, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया पैरेलल। अब देखो यहाँ पे ये इनिशियल और ये फाइनल, ये डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या बता रहा है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अभी जस्ट मैंने ऐड करना सिखाया था कि ऐड अगर करते हैं a प्लस बी को तो क्या होने वाला है। ठीक है, ये रिजल्टेंट इज r इक्वल टू a प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। तो जस्ट हमने अभी इसको ऐड करना सीखा है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब 5-10 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ क्लास को। किसी का कोई दूसरा क्लास तो नहीं है, अगर है तो बता देना, मैं कर दूँ, और नहीं तो थोड़ा इसको और एक्सटेंड करूंगा। इस रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा वो हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके पहले हम देखेंगे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे दो एंगल दिखा रहा हूँ, तुम बताना मुझे कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कौन सा है। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। ठीक है, एक एंगल को मैं अल्फा लिख रहा हूँ, दूसरे एंगल को मैं बीटा लिख रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कौन सा अल्फा। एंगल। हाँ अल्फा। हाँ, किसने कहा अल्फा। सुमेधा से। हाँ हाँ, किसने कहा अल्फा। सर सुमेधा। अच्छा, चलो ठीक है, दोनों बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है, बिल्कुल सही। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर जब हमें कहा जाता है तब हम डिफाइन कैसे करते हैं, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल के बीच में जो एंगल बनता है। इसी को अगर मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ऐसे आगे शिफ्ट कर दिया तो ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, इन दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज या तो टेल से टेल के बीच में, या फिर उसको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया तो हेड टू हेड के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेड टू हेड के बीच का एंगल या फिर टेल से टेल के बीच का एंगल, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं फैक्टर को तो हेड टू टेल ऐसे ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, तो लोग समझते हैं कि अच्छा इन दोनों के बीच में ये वाला फैक्टर, ये बीटा, इसका एंगल बिटवीन द फैक्टर नहीं है। ये एंगल बिटवीन द फैक्टर डिफाइंड है, या तो इसको आगे शिफ्ट करके दोनों टेल के बीच का एंगल निकालो, या फिर उसको पीछे शिफ्ट करके दोनों हेड के बीच का एंगल निकालो। तो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन द फैक्टर्स। ठीक है, लिख लेना इसको नोट, इधर हेड टू हेड और ठीक है, चलो रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, लास्ट टॉपिक चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फैक्टर्स। कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस, मतलब नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। अभी हम लोगों ने फैक्टर का एडिशन सीखा था, क्या ये ऐड कैसे कर रहे हैं, तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर बी था कहीं पे था, इसको मैंने इसके हेड के ऊपर रख दिया ऐसे बी, इसको हमने बी बोल दिया, और इनिशियल से फाइनल को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये रिजल्टेंट मैंने बोल दिया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रिजल्टेंट
कोई फैक्टर होता है उसके पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए कि लेंथ कितना है, वो लेंथ चाहिए, तो मुझे लेंथ चाहिए तो लेंथ कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, किसको, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इस वाले को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ऐसे नहीं, डॉटेड लाइन से, ठीक है। इस वाले वेक्टर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ऊपर से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री डाल दिया, जानबूझ के मैंने इसको कुछ कंस्ट्रक्शन किया ताकि इसको कैलकुलेट हम कर सकें, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अच्छा, इस वेक्टर का, वेक्टर ए का लेंथ कितना है, तो बिना वेक्टर साइन के, ये जो मॉड ए मैंने लिखा था वहां पे, इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना वेक्टर साइन हटा दो, तो ये जो प्रेजेंट कर रहा है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ए का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो हम सीधा कहेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर साइन हटा करके ए इज द मैग्नीट्यूड। बी का अगर मैग्नीट्यूड हमसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, सीधा बी। तो इसका लेंथ हमें पता है ए, इसका लेंथ हमें पता है बी। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो साइड में दिख रहा है ऐसे, ठीक है। ये बी और ये वाला एंगल मुझे दिख रहा है थीटा। इस वाले लेंथ को मैं क्या कहूंगा, तो एक्स मान लेते हैं, मुझे निकालना है ये वाला लेंथ, मैंने एक्स मान लिया। एक्स और बी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, कॉस, एक्स बाई बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैंने एक्स को निकाल लिया, यहाँ से क्या हो गया, बी कॉस थीटा। यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो ए, और यहाँ पे एम पे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये बी, ठीक है। तो ए से लेकर के एम तक का जो लेंथ है ए एम, वो क्या है, बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर मैंने इसको y कह दिया, इस दोनों b और y के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है, साइन थीटा। तो मैं y को क्या लिखूंगा, b साइन थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया b साइन थीटा, और इसको मैंने क्या लिख दिया, b कॉस थीटा, ठीक है। एक को लिख दिया b साइन थीटा, एक को लिख दिया b कॉस थीटा, ठीक है। अब बताओ, इसका लेंथ मुझे पता है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ मालूम है मुझे a, इसका लेंथ कितना है मुझे पता है b, ठीक है। ये a और ये b कॉस थीटा, ये टोटल का लेंथ मुझे पता है o से लेकर के m तक। तो इन ट्रायंगल, इसमें मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ओ एम बी, इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, राइट एंगल के सामने वाला, 90 के सामने वाला, यानी कि ये आर है, हाइपोटेन्यूज आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ से लेकर के एम तक का स्क्वायर प्लस एम से बी तक का स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, सही लिखा था, लिखा ना सही। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एम बी को क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे हम, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बी स्क्वायर कॉमन। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 है। बचा क्या, 2ab कॉस थीटा, ये वाला चीज। तो मैंने ऐसे लिखा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अगर इसी से स्क्वायर हटा दूंगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकल के चला आया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ये लेंथ निकल के आ गया, किसका, आर का लेंथ आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इस यहाँ तक में, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है इधर में किसी को, सिर्फ अभी हमने इसका लेंथ निकाला है। एक और चीज मुझे कैलकुलेट करना था, क्या कि वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो इसका ओरिएंटेशन भी बताना पड़ेगा कि कितने एंगल पे है, ये कितने एंगल पे है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, किसी वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होने वाला है कौन सा, तो इसी वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ एम बी में ही हम लोग
tan अल्फा कैलकुलेट करने वाले इस राइट एंगल ट्रायंगल में। tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो अल्फा के सामने वाला ये b sin थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा वाला, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, bm बाई ओएम, bm बाई ओएम। bm को क्या लिखूंगा, b sin थीटा, और ओएम को क्या लिखूंगा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ओएम को लिख दिया। तो जो tan अल्फा यहाँ से कैलकुलेट होकर के आया वो कुछ ऐसा आया, b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से हमने एंगल भी कैलकुलेट कर लिया, अल्फा भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये कितने फर्स्ट वेक्टर के साथ ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर इंक्लाइन, स्लोप निकाल लिया। तो हमें डायरेक्शन ही पता चल गया और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, और उस वेक्टर का एंगल कितना होगा वो हम नीचे से कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा से, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है, केसेस सब है कि थीटा का एवरेज 0 होगा तब क्या होगा, 90 होगा तब क्या होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में और हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्लास के बाद डीपीपी दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाने के बाद नेक्स्ट वाले क्लास में इसके ऊपर डीपीपी वो बैच वाले ऐप में ऐड कर दिया जाएगा, असाइनमेंट में दिखेगा, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वाला वेडनेसडे को है, ठीक है, सेम टाइम 4 to 5:30, ठीक है। उसके बाद इसका डीपीपी मिलेगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। हो गया लिखा हुआ नोट, नोट क्या हुआ, हो गया, एंड करो। किसी को अगर चाहिए होगा दोबारा तो बताना, मैं उसका जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो मैं सेंड कर